खुशी, आंसू, धैर्य, ये केवल शब्द है ना, लेकिन इस शब्दों में छुपी हुई भावनाओं को अगर देखना और जानना होना तो जरा उन लड़के और लड़कियों से मिलने जो यूक्रेन के संकट में फंसे हुए हैं, उन अभिभावकों से मिलने जो अपने बच्चों के इंतजार में घर में एक एक सेकेंड और एक एक पल को काटने के लिए मजबूर हैं। और हमारे साथ मौजूद है वैष्णवी तेजपाल। हम बातचीत करेंगे, यूक्रेन की उस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, उस हालात को समझने की कोशिश करेंगे और किन संकटों से उबर कर वो अपने परिवार से मिले हैं, इस बात को और इस भावना को भी समझने की कोशिश करेंगे। वैष्णवी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। वैष्णवी, कहाँ थी आप यूक्रेन में? सर, मैं वेनेत्सिया से हूँ। मतलब मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो वेनेत्सिया में है, विच इज़ लाइक 3 hours अवे फ्रॉम द कैपिटल। और अब पूरी जरा कहानी को बताइए, कब से ये घटनाएं घटनी शुरू हो गई, किस तरह से आप लोग को ये पता चला कि शहर छोड़ना है और अब इंडिया जाना है? सर 24 सुबह हम लोग को वहाँ पे फर्स्ट बॉम्बिंग हुई थी कीव में। मतलब पूरे यूक्रेन में छोटे छोटे सिटीज़ में बॉम्बिंग हुई थी। वेनेत्सिया का जो ऑर्डिनेंस ग्रुप था वहाँ पे भी एक बॉम्ब गिरा था। तो उसके बाद हम लोग को पता चल गया था कि वॉर शुरू हो चुका है। फिर हम लोग 2-3 दिन बंकर्स में सायरन बजते रहे, बंकर्स में जाते रहे। हम लोग के अपार्टमेंट्स वहाँ पे यूक्रेन में ऐसे सिस्टम है कि जो सोवियत टाइम से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे हर बिल्डिंग के नीचे एक बंकर होता है। तो उस बंकर के जाके छुप जाते थे। यूजुअली आप लोग का फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और वो जो बंकर है दैट इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू बी। तो हम लोग वहाँ जाते थे, हम लोगों ने खाना इकट्ठा किया। यू हैव टू हैव सम कैश, आपको पास कैश होना चाहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि सब डेबिट कार्ड्स और ये सब यूज़ होना बंद हो जाता है। तो हमने खाना इकट्ठा किया, कैश इकट्ठा किया। फिर एकदम से हम लोग के पेरेंट्स और हम लोग के जो कितने लोग थे आप? पूरा सदस्य दल में कितने लोग थे आप लोग? मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ तो हम 2 थे। ठीक। लेकिन हम लोग के हॉस्टल्स में जितने लोग हैं, मतलब हमारे यहाँ पे हॉस्टल्स का नंबर दिया हुआ है, तो हमारे पास हॉस्टल 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 हॉस्टल तक है। तो वहाँ पे हर कंट्री का बच्चा रहता है, नॉट जस्ट इंडियंस। वहाँ पे इंडियन है, पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे साउथ अफ्रीकन्स हैं। तो ऐसे करके टोटल वेनेत्सिया के अंदर जो बच्चा है जो कि इंडियंस है दैट इज़ 2300 समथिंग। तो हम लोग सब बच्चे बंकर में जाते थे, अपना खाना वाना इकट्ठा करते थे। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा बंकर है, उधर में जाते थे हम लोग। फिर एकदम से पता चलना शुरू हुआ कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, एस्केलेट कर रहा है सब कुछ कीव में, खारकीव में। तो हम लोग के पेरेंट्स ने और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमें सजेस्ट किया कि आप, और इंडियन एम्बेसी ने एडवाइस किया कि जितना हो सके आप लोग अगर आप बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं तो हम आपको वहाँ से निकाल लेंगे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि सबने मिलकर कि हम बसेस करते हैं। तो 7 बसेस करी हम लोगों ने। तो 7 बसेस हम लोग ने 26 को हमने 26 को हमने 7 बसेस करी है 26 को। ये बसें आप लोग खुद किए थे या हॉस्टल की हम तरफ से या? नहीं सर, ये हम लोग 2 बसेस हम लोग ने जो पहल करी थी वो हम लोग के सीनियर है, उन लोगों ने बोला, मम्मी ने यहाँ से उन लोगों को समझाया। तो मतलब वो कोई एक चाहिए होता है कि वो रोड मैप बना के दे। तो उन मम्मी ने करा और बाकी जो हमारे सीनियर्स हैं उन लोगों ने मिलके हेल्प करा। और फिर हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन लोगों ने फिर बाकी सारी बसेस करी। हम लोग खुद पे करके आए हैं, ऐसे नहीं है कि किसी और ने पे करा है, हम लोग ने खुद पे करा है उन बसेस के लिए। और हम लोग उधर से बैठे, फिर हम लोग वेनेत्सिया रीजन क्रॉस करा, फिर हमने चर्नोवित्सी रीजन क्रॉस करा। चर्नोवित्सी का जो बिल्कुल बॉर्डर है वो वहाँ पे रोमानिया के प्लियासा करके बॉर्डर है, वहाँ पे यूक्रेनियन बॉर्डर। हम लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे बहुत रात को लेकिन इस ये जो यात्रा रही तकरीबन ये आई थिंक 7 या 8 घंटे की, 8 घंटे की यात्रा है। हम लोग दोपहर को 3 बजे चले थे और रात को 11 बजे हम लोग, मतलब यूक्रेनियन टाइम के हिसाब से। इस 8 घंटे की स्थिति क्या थी? क्या कभी ऐसा हुआ कि पड़ोस में या तुरंत कहीं मिसाइल गिर रहा हो या कहीं गोलियां? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कोई मिसाइल नहीं गिरा वहाँ पे, वो बिल्कुल सेफ। क्योंकि हम लोग दनीपर रिवर एक है, दनीपर रिवर के राइट हैंड साइड में सब कुछ हो रहा है, दनीपर रिवर के लेफ्ट हैंड साइड बहुत काम है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, सब एकदम शांत है। मेरी लैंड लेडी अभी भी हमारे घर पे है, वो अभी भी बिल्कुल सेफ है। मेरी उससे बात होती रहती है बीच बीच में, मैं पूछती रहती हूँ आप कैसे हो, वहाँ पे सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि शी इज़ लाइक फैमिली टू अस। तो वहाँ पे सब बिल्कुल नॉर्मल है अभी फ़िलहाल लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में बहुत केओस है, जो खारकीव के बच्चे हैं, कीव के बच्चे हैं, सूमी के बच्चे हैं। खारकीव और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वहाँ पे परेशानियां हैं। हाँ, अगर आप खारकीव से लेफ्ट में तो आप ठीक हैं। हाँ, अगर हम कीव से लेफ्ट में हैं उधर बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बाकी वो रशियन बॉर्डर पर जाता है, बेलारूसियन बॉर्डर, रशियन बॉर्डर बहुत ज़्यादा दिक्कत है उससे इधर। और नीचे ओडेसा, ओडेसा इज़ लाइक द सी पोर्ट, वहाँ पे से क्रीमिया के थ्रू वो लोग अंदर आ रहे हैं। तो फिर उधर में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम लोग के सीनियर्स भी कुछ ओडेसा से आए हैं, तो वो लोग बता रहे थे कि वहाँ पे थोड़ा बॉम्बिंग शेलिंग हो रहा है, लेकिन हम लोग बिल्कुल सेफ थे क्योंकि हम वेनेत्सिया के थ्रू आए हैं।
तो चर्नोवित्सी वहाँ पे बॉर्डर रीजन में हम लोग पहुँचे। बॉर्डर के वहाँ पे हम लोग को 5 कुछ बच्चे 30 किलोमीटर्स भी चले, हम लोग 5 किलोमीटर्स चले, क्योंकि हम लोग का जो ड्राइवर था, हम लोग को यूक्रेनियन आता है थोड़ा सा, हमने उसको समझाया, हमारा ड्राइवर भी बहुत अच्छा था, वो यूक्रेनियन नहीं था, उसने हम लोग को पहुँचाया उधर तक, सिर्फ बोला कि इससे आगे मैं नहीं ले जा सकता, ये आपको चलना पड़ेगा। तो वो 5 किलोमीटर्स चले थे। उसके बाद वहाँ पे ठंड में हम लोग खड़े रहे रात भर। हम लोग मतलब सुबह 7:30 पे मेरे को ध्यान है कि हम लोग वहाँ से बॉर्डर 11 o'clock से खड़े थे, 7:30 पे हम लोग वहाँ से निकले बाहर। फिर इमिग्रेशन का लाइन बहुत लंबा था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक पर्सनल थी, जो कि क्योंकि पूरा यूक्रेन का सारा वर्कफोर्स फिलहाल कहीं और जगह में बिजी है, तो इमिग्रेशन वाली लाइन में सिर्फ एक ही वो लेडी थी जो हम लोग को स्टैम्प्स लगा के दे रही थी वहाँ पे, वो चेक करती थी, वीज़ा लगाती थी हम लोगों का, ताकि हम रोमानिया बॉर्डर में घुस सके। तो वहाँ नो मैंस लैंड वाला जो एरिया था, हम लोग कम से कम वहाँ पे दोपहर 2 बजे तक वहाँ पे हम लोग ऐसे खड़े रहे। फिर हम लोग रोमानिया एंटर करा, हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करके। वहाँ पे रोमानियन मीडिया थी, वहाँ पे उन लोगों ने, रोमानियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे शेल्टर्स दे रखे थे, खाना पानी हम लोग को पूछ रहे थे वो लोग कि खाना है पीना है, आप लोगों को कुछ चाहिए। तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले सिम लिया, क्योंकि एक कांटेक्ट बनाने के लिए सिम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सिम लिया, वहाँ पे सिम लेने के बाद हम लोग ने पूछा इधर उधर से, वहाँ पे एक वॉलंटियर से, वहाँ पे बहुत वॉलंटियर्स थे, वो हम लोग को पुलिस जो चौकी बनी हुई थी वहाँ से किसी बसेस को अंदर नहीं आने दे रहे थे, किसी टैक्सी कैब को, क्योंकि कैब ज़रूरी है अब जाने के लिए कहीं। तो वहाँ पे हम लोगों ने कैब से उधर तक वो हम लोग को वॉलंटियर छोड़ के आया। फिर वहाँ से एक बंदा और जो कि रोमानियन ही था, दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, रोमानियन गवर्नमेंट इज़ पेइंग फॉर इट ऑल, इट इज़ नॉट अंडर इंडियन एम्बेसी, इट इज़ थ्रू द रोमानियन गवर्नमेंट। तो वो हम लोग को छोड़ के आए उधर तक। उसके बाद हमने उसे बोला कि हमारे को प्लीज़ कोई आसपास का कोई रेलवे स्टेशन जहाँ से हम कोई ट्रेन पकड़ के बुचारेस्ट तक जा सके, तो वो हम लोग को वो रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आया, सुचेवा नाम का वहाँ पे एक एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट नहीं किया इतने डिस्टेंस में, इतने आवर में? वहाँ पे एक मैम थी सिमी करके, मुझे नाम नहीं पता उनका, वो वहाँ पे थी, उन लोग से हमारी बात हुई है। उन्होंने बोला यहाँ पे आप लोग इमिग्रेशन के लाइन में खड़े रहिए, आप लोग को ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इमिग्रेशन के यू कांट क्रॉस द बॉर्डर, तो वो तो हम लोग को खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो हम वहाँ, क्योंकि वहाँ पे रश भी है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंडियंस नहीं है, वहाँ पे ऑस्ट्रियंस हैं, वहाँ पे यूक्रेनियंस हैं, वहाँ पे पॉलिश लोग हैं, सब लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग उधर से फिर जो मैं बताई थी आपको कि सुचेवा टाउन में पहुँचे, वहाँ पे से फिर हम ने ट्रेन की बुकारेस्ट पहुँचे, बुकारेस्ट से फिर हम लोग बुकारेस्ट रेलवे स्टेशन से बुकारेस्ट जो ओतोपेनी एयरपोर्ट है वहाँ तक जाने के लिए हम लोग के पास एक एयरपोर्ट मेट्रो चलती है उन लोग का, वो लिया। फिर वहाँ से एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ पे हम लोग को इंडियन एम्बेसी का पूरा सपोर्ट था, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के लोग घूम रहे थे, उन्होंने हमारे नाम रजिस्टर करे, वहाँ पे हम लोग का पासपोर्ट वेरीफाई किया, हमारा वीज़ा देखा, चेक किया कि कितने दिन का है। उसके बाद फिर हम लोग को उन्होंने फ्लाइट्स दी। मेरा फ्लाइट मतलब उसी दिन मैं 1 मार्च को वहाँ पे, फ्लाइट भी फ्री ऑफ कॉस्ट था या इसके लिए पे किया हाँ जी, आपने? ये फ्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट था, फ्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तो पहले जिस टाइम पे मैंने क्रॉस करा था वहाँ पे इंडियन शेल्टर्स नहीं थे रोमानियन बॉर्डर पे, लेकिन अब वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने भी अपने शेल्टर्स और अपने लोग और अपनी बसेस वहाँ पे भेज दिए हैं, ताकि और जल्दी निकले बाहर। वैष्णवी, इस एयरलिफ्ट से आप खुश हैं? जो एयरलिफ्ट किया जा रहा है वो एयरलिफ्ट से खुश हैं? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा एक इंडियन गवर्नमेंट को और थोड़ा सा हम लोग का मतलब है कि आप लोग थोड़ा जो खार्किव और कीव में, मुझे पता है आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ने 130 बसेस रशियन बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रखी है, बट वो यूक्रेनियन बॉर्डर नहीं खोल रहे हैं बच्चों के जाने के लिए। आपने बोला था 6 आवर्स का विंडो लिया था ताकि खार्किव से बच्चे निकल सके, ट्रेन से बैठ सके, लेकिन यूक्रेनियन लोग अपने मतलब यूक्रेनियन ट्रेन यूक्रेनियन लोगों को ही प्रायोरिटी दे रही है, वहाँ से इंडियंस को नहीं आने दे रही है। तो उसके लिए आप थोड़ा कोशिश करें, इंडियन एम्बेसी के लोगों को वहाँ पे भेजें ताकि वो वहाँ से बच्चों को निकाल सके। दैट्स ऑल आई वांट। वैष्णवी, कभी आपने लाइव देखा वार, कुछ ऐसा आंखों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो? बॉम्बिंग सर विनित्सा में हुई थी, और हम लोग के इधर सायरन बजते थे, और रात को हमारे ऊपर से सिर्फ फ्लाइट्स जाती थी, मतलब फाइटर प्लेन्स जाते थे, बस, और कुछ नहीं। हम लोग के विनित्सा में इतना कुछ नहीं हुआ। अपने सोल्जर देखे, रशियन सोल्जर हो या फिर यूक्रेन के सोल्जर? यूक्रेनियन सोल्जर्स तो हर सिटी में डिप्लॉयड हैं, ताकि वो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स चेक कर सके, ये चेक कर सके कि कुछ और ना हो। जो रशियन स्लीपर सेल्स जैसे हम लोग की सिटी में भी थे, उन लोगों को उन्होंने पकड़ा है। हम लोग के जो दोस्त मतलब मेरा जो, मैं रहती हूँ सेंटर ऑफ द सिटी में, मेरे कुछ लोग रहते हैं पुदिलिया, उसको जगह को पुदिलिया कहते हैं, वो पुदिलिया में रहते हैं, तो उन लोगों के घर के बाहर उनको पकड़ के बैठे हुए थे रशियंस को कि आप लोग, वो मार्किंग्स लगा रहे हैं असल में पूरे बिल्डिंग्स पे ताकि यहाँ पे मिसाइल लग सके, डल सके, बट अभी उन लोग ने पकड़ लिया उन लोग को। तो फिर विनित्सा इज़ वेरी सेफ राइट नाउ, बट कीव, खार्किव एंड सूमी एंड खरसन, ओडेसा, ये जगह थोड़ी सी
ऐसी खबरें भी आ रही थी कि सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा था ताकि गाड़ियां भी, तो क्या आपके साथ भी ऐसा था? हम लोग के जब हम लोग विनित्सा रीजन से क्लेमेंस्की रीजन जा रहे थे, वहाँ पे मतलब स्टेट्स होता है, जैसे इंडिया में स्टेट होता है उधर रीजन होता है, तो विनित्सा से क्लेमेंस्की रीजन जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे वो लोग सैंड बैग्स भरते हैं, सैंड बैग्स भर के वो लोग पूरा एक चेक पोस्ट बनाते हैं ताकि सामने से आती हुई गाड़ियों को स्लो डाउन कर सके, क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी टैंक्स लेके क्रॉस करे तो फिर वहाँ पे कुछ स्लो डाउन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो वो लोग हर जगह लगा रहे हैं। बट सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें कीव में लग रही है ताकि वो 6 फीट 5 फीट ऊंचे वो लोग, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त है भी और बाकी न्यूज़ में भी आ रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग कर रहे हैं ताकि आर्मी को ना जाने दिया जा सके। डर लगा वैष्णवी को कभी? ऐसे थोड़ा सा तो होता ही है एक बार तो, बट फिर थोड़ा ब्रेव बनना पड़ता है। मेरे फादर, हम लोग पूरा मिलिट्री बैकग्राउंड से है, तो इतना तो अंदर भी जिंद होनी चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा क्रॉस। अगर आप जब आप मम्मी से बात कर रही थी, पापा से बात, तब क्या बातचीत हो रही थी? सर तब इतना ही बात हो रहा था कि बेटा हो जाएगा, आपको बस खुद से थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, आपको कोई उठा के नहीं लेके जा सकता, आपको खुद जाना पड़ेगा, उसके लिए हिम्मत चाहिए, बस इतना सर। इंडिया आने के बाद मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे? वो तो सर सबके पेरेंट्स में होगा, दैट इज ऑब्वियस। अब बच्चा आया है उनका घर वापस इधर से, तो वैष्णवी के भी आंखों में आंसू थी? नहीं सर, मैं नहीं रोती थी जल्दी। ये कहानी समझना होगा, और समझना इसलिए है कि युद्ध जैसे हालात के बाद एक स्थिति सिर्फ वहाँ के सिटीजन नहीं, आसपास के देशों पे भी कितने हालात पड़ते हैं, इसको समझने के लिए ये जरूरी है इस कहानी को समझना, वैष्णवी के इस बयान को सुनना और वैष्णवी के इस दर्द को समझना। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे साथ वैष्णवी की मम्मी है और यहाँ की क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं जो मिलने आई हैं वैष्णवी से सकुशल लौटने पर भारत। बात करते हैं नीलम कृष्ण पहलवान से कि आखिर किस तरह से हालात रहे और क्या कह रही हैं नीलम कृष्ण पहलवान जी वैष्णवी से मिलने के बाद। कैसा लग रहा है? दिचाऊ वार्ड से आती है वैष्णवी और इतना कुछ झेलने के बाद एक बहादुरी का परिचय देते हुए पहुंची है भारत। देखिए अनुज जी, की स्टोरी सुनने के बाद मैं तो सेंसलेस हो गई, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, इनकी कोई उम्र ज़्यादा नहीं होती, और जितने भी एजुकेशन लेने जो बच्चे गए हैं, जाहिर सी बात है 20 और 25 साल के बीच में ये बच्चे हैं, और इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत हौसला करके उस जो फीलिंग की लड़ाई होती है ना, वो सबसे बड़ी लड़ाई होती है। इंसान सोशल लड़ाई से लड़कर उभर सकता है, लेकिन जो फीलिंग की लड़ाई है वो इंसान को मार देती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बच्चों ने कभी कल्पना ही नहीं की हो, ना कोई प्लान किया हो कि ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी, और एकदम से ऐसे हालात पैदा होना और उन हालातों से लड़ना, और अपने जो दोस्त हैं, अपना जो सर्कल है, अपनी जो फैमिली है, सब में बैलेंस मेंटेन करके आगे बढ़ना, ये उन हिम्मत के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं उनको उस फीलिंग को मैं पेश करूं। लेकिन जो भी सारे बच्चे इस हिम्मत की लड़ाई, इस धैर्य के साथ, इस साहस के साथ लड़कर अपने वतन को वापस लौटे हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत खुश हूँ। और जो बच्चे नहीं आए हैं उनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि भारत सरकार और थोड़ी ही कोशिश करे और उन बच्चों को जल्दी वापस लेके आए।